बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो बड़ी अहम कार्रवाइयाँ हुई हैं और फितनतुल हिंदुस्तान के 8 जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया गया है। और ISPR कहती है कि इस इलाके में जो भारतीय सरपरस्ती है उसमें सरगर्म जो मज़ीद दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ भी, उनके खात्मे के लिए, उनकी क्लियरेंस के लिए भी मज़ीद ऑपरेशन जारी है। इसी पर बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुज़म्मिल साहब ओवर टू यू। सर, ये मस्तूंग और खारान का जो इलाका है ये बड़ा ट्रबलसम इलाका है और काफ़ी अरसे से यहाँ ऑपरेशन जारी है। ये अब इलाका मुकम्मल नहीं क्लियर हो पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, सना साहिबा। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है खारान का और मस्तूंग का इलाका, ये बहुत ट्रबल वाला एरिया है। और आपको याद है नवाब सराज रईसानी जो थे उनको भी यहाँ तकरीबन 350 लोगों के साथ साथियों समेत शहीद कर दिया था और वो बड़े एंटी इंडिया आदमी थे। मैं मस्तूंग गया हुआ हूँ कई दफ़ा और मुझे इल्म है ये एक बड़ा बैरन इलाका है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही आप कोयटा की साइड से आते हैं, ऊपर पहाड़ से जैसे नीचे उतरते हैं, फिर एक बड़ी वादी है और वहाँ एक ट्रबल एरिया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दूर दूर लोगों के घर हैं और दुश्वार गुजार पहाड़ी घाटियां हैं, तो वो उसके अंदर आपको पता नहीं चलता। दहशतगर्द आपको पता है छोटी छोटी टोलियों में रहते हैं। दूसरी जानिब खारान का इलाका है। खारान का इलाका जो है अगेन वो भी एक, क्योंकि बिल्कुल बलोच बेल्ट है, ये दोनों बलोच बेल्ट समझे जाते हैं और वो इतने मतलब मीलों मील तक लक्को दक जो है इलाका होता है कि आपको वहां मतलब वैसे तो कुछ नहीं नजर आता, लेकिन पहाड़ों में या गारों के अंदर या नीचे कारेज सिस्टम भी कई जगह पे बना हुआ था। कारेज सिस्टम आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर का एक सिस्टम रखा गया था। अब तो खैर वो खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटैक्ट है। तो ये चीजों को, उन जगह को हाइड आउट्स जो है वो बनाते हैं। लेकिन इसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने क्या किया? अफवाज पाकिस्तान ने यह किया कि उस टाइम पे बाकायदा एक डिविजनल हेडक्वार्टर जो था, जो डिफ था, वो कोयटा से शहर से मूव करा के, मैं नाम भी जानता हूं लेकिन मैं उसको ना ही बताऊं तो बेहतर है, तो वो एक इन्फेंट्री डिवीजन जो था वो मूव करके जो है बाकायदा खुलदार लाया गया और फिर इसके अंदर ऑपरेशन किए गए। फिर ये एक और डिवीजन है जो कि हमारे जो ISI के सरबराह हैं अभी मौजूदा, उन्होंने भी कमांड किया हुआ है। 16 डिवीजन कहलाया जाता है बलूचिस्तान के अंदर, वो कोयटा के अंदर है। लेकिन अब इनके फॉरवर्ड इलाके मौजूद हैं और काफी हद तक चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है। फिर FC के ऊपर क्या किया गया कि FC नॉर्थ और FC साउथ बनाई गई। पहले एक FC थी, जब हमारे साबिक DG ISI जनरल नदीम अंजुम वहां बलूचिस्तान में थे, तो उस टाइम पे एक ही FC पूरे बलूचिस्तान को लुक आफ्टर करती थी। लेकिन हालात की नजाकत को जानते हुए FC को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और एक नॉर्थ और साउथ का बना दिया गया। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि गवर्नमेंटल मैयत है। इसके अलावा जो थे B एरियाज जिनके ऊपर पहले फौज जो मतलब पुलिस नहीं जा सकती थी और वहां लेवी डिप्लॉय थी, क्योंकि वहां एक लेवी फोर्स है, एक उसके बाद पुलिस है और उसके बाद फिर FC है और FC के बाद फौज आती है। तो अब जो लेवी फोर्स थी ये B एरिया में जाती थी। पहले 93% इलाका जो था वो B इलाका था बलूचिस्तान का और सिर्फ 7% जो था वो A एरिया था। अब उसको घटा के जो है काफी हद तक जो है उसमें कमी लाई गई है और ज्यादा A एरिया जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अंदर कोई शक शुबा नहीं है कि काम हो रहा है। इससे पहले जो है वो 9 अदालतें थी टोटल एंटी टेररिस्ट के लिए, यानी कि जो टेररिज्म के हवाले से जो बातचीत होती थी उसको अदालतों के अंदर सिर्फ 9 अदालतें थी, जो कि बहुत कम थी। अब उनको भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है माजी के अंदर वहां बड़े नामवर जो चीफ जस्टिस साहिबान थे उनको भी शहादत उनको दी गई थी और फिर उसकी वजह यही थी कि वो टेररिस्ट जितने भी कोर्ट्स थे उनके अंदर वो किरदार अदा करते रहे। जाहिर है इसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का। जब तक कि वो वहां बैठते हैं तो साथ तो उनके गार्ड चलते हैं, लेकिन जब उनकी पोस्टिंग हो जाती है या उनके बीवी बच्चे या रिश्तेदार अजीजो अकारिब कोई जनाजा कोई खुशी के मौके के ऊपर, तो मुश्किलात में इजाफा होता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि फैक्टर्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो हमें ये नजर आता है कि बलूचिस्तान जो है वो एक मुश्किल रास्ता हो गया। अभी मैंने 4 दिन पहले मुज़म्मिल साहब मैंने एक अपना व्लॉग भी किया था और उसके अंदर मैंने गुजारिशात की थी
थी कि जैसे ही ईरान के साथ तिजारत का बेहतरी और बॉर्डर के ऊपर बेहतरी आने लगेगी, अचानक बलूचिस्तान एक दफा फिर गर्म हो जाएगा। और वही हो रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया एक दफा फिर एक्टिव हुआ है, वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। इससे पहले जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, या फिर आप देख लीजिए कि जब ये चमन फाटक का वाकया हुआ था, दोनों इंतहाई अफसोसनाक थे। भारत बराह रास्त मुलव्विस था और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके स्लीपर सेल्स वहां मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है मुजम्मिल साहब और सना साहिबा, वो ये है कि वहां के जो बलूचिस्तान के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, अदर देन द चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब, आपको वो कोई बोलता नजर नहीं आएगा। अवाम के जो मुश्किलात है उनका मदावा करते नजर नहीं आते। दिन के वक्त जो है वो कहते हैं कि जनाब ये तो आपको पता है दफातर में बैठते हैं और रेड जोन क्वेटा से बाहर नहीं निकलते। नतीजा ये होता है कि पूरा बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम पे इन लोगों की जो प्रेजेंस है वो घट रही है और शाम को ये इनके ताल्लुकात हैं। मैं बिल्कुल इसमें मुझे कोई आर नहीं है कहते हुए कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनका बीएलए के साथ बराह रास्त नहीं तो कम से कम इनडायरेक्ट कनेक्शन जरूर है, क्योंकि बीएलए इन्हीं लोगों से भत्ता लेती है, इन्हीं से पैसे लेती है, इन्हीं से कहती है कि जनाब तुम अपना कारोबार करते हो दुबईयों में और जाके कतर के अंदर और इंग्लैंड के अंदर तुम्हारी जायदादें हैं, तो हमारा हिस्सा किधर है। इस वजह से ये दिन के वक्त जो है ये आप समझे कि हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं और शाम को ये उनके सामने एक हाथ बांधे। अब एक और मौजू पर भी आपसे बात करनी है अब्दुल्ला साहब। आज अमेरिका और ईरान में दोबारा कशीदगी हुई आबनाए हुर्मुज़ पर। अमेरिका ने सिर्क एक आइलैंड है अमेरिका का, ईरान का, उस पर बमबारी की है और ईरान कहते हैं ईरान ने एक तजारती जहाज़ पर एक दिन पहले ड्रोन मारे थे सिंगापुर के। ये कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है या कंट्रोल में रहेगी? ये कशीदगी नहीं बढ़ेगी, नहीं, मेरा ख्याल है कि कंट्रोल में ही रहेगी। और ये जो दो बातें हुई हैं इन दोनों के जरा पस मंजरनामा में चले जाएं। ईरान ने 3 दिन पहले ये कहा था कि आप कोई भी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से जो गुजरेगा वो हमारे बताए हुए रास्ते और हमें इतला करके देगा ताकि हम उसको सेफ पैकेज बताएंगे। और फिर वो क्योंकि माइंस लगी हुई हैं, आपको तो पता है बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी मिजेट सबमरीन्स वहां मौजूद हैं, उनकी नेवल डिप्लॉयमेंट्स हैं और ये वॉर डेज की डिप्लॉयमेंट्स हैं। और क्योंकि वॉर डेज अभी तक ईरान की नजर में ओवर नहीं हुए तो इसलिए जो ईरान ने उनको जगह बताई थी उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, ईरान ने रिटेलिएट किया और ये बता दिया था उन्होंने कि जो जहाज इससे हट के जाएगा हम उसको निशाना बनाएंगे। अमेरिका ने उनके ऊपर जो है वो हमला किया, अब वो आगे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये चीजें जो छोटे मोटे स्कर्मिशेस हैं ये जारी रहेंगे। ये डिफेंस का भी बयान आया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का भी बयान आया, लेकिन ये स्कर्मिश जारी रहेंगे। लेकिन क्योंकि एक इंटरनेशनल दुनिया का बहुत बड़ा दबाव है और जो मुआशी हालात हैं वो इतने संगीन हो गए हैं यूरोप समेत पूरी दुनिया के और खास तौर पे खलीजी ममालिक के कि उनकी बस हो गई है। इस वजह से अमेरिका का जहां इजराइल के साथ एक बहुत अच्छा कुर्बत मौजूद है, वहीं उसको बहुत ज्यादा जो अरब दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो दे कैन नॉट जस्ट ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ द यूएई और कतर या बहरीन, कुवैत, ये तमाम जो खलीजी ममालिक हैं इनके इंटरेस्ट को वो ओवरलुक नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल है कि ये मामला बेहतर हो जाएंगे। खामनाई साहब की आखिरी रसूमात 2 जुलाई से शुरू हो रही हैं, आपको लगता है पुरअमन रहेंगी और उस दुनिया के दीगर ममालिक के लोग भी वहाँ जाएंगे? देखिए सर, बात यह है कि पाकिस्तान के भी जाएंगे और दुनिया के भी ममालिक के लोग जाना चाहेंगे। और मुझे आपको भी, आप तो बाखबर आदमी हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से ईरान की लीडरशिप ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था स्विट्जरलैंड में अमेरिकन का जो वहाँ वक्त आया था। और जाहिर है उसके ऊपर उन्होंने तस्वीर भी नहीं खिंचवाई थी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने जो शोहदा का खून है वो उनको अभी याद है और होना भी चाहिए। दूसरी जानिब ईरान जो है वो आपको मालूम है वो एक गैरतमंद कौम है, वो ऐसे पे पीछे नहीं हटती। जब वहाँ कौन सा इलाका है मुझे ज़हन में, जब कासिम सुलेमानी साहब का सालाना था तो उस टाइम पे फिर वहाँ धमाका हो गया था और धमाके के बावजूद 350 के करीब शहादतें हुई थी और उसके ऊपर भी लोग वहाँ खड़े रहे थे। तो दिस वाज समथिंग ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब जो 2 तारीख से शुरू हो रही है और फिर ये कुम शहर के अंदर और दीगर जगह के ऊपर मुख्तलिफ
मुखालिफ, यानी कि वो इसको एक पूरा एक मंजरनामा बना रहे हैं और वो उस कौम को एक जिसको कहते हैं ना मोटिवेट भी कर रहे हैं, वो एक उस शहादत को और जो तमाम जो दीगर शोहदा हैं उनको खिराज अकीदत भी पेश करने के लिए ये एक पूरा इवेंट प्लान किया जा रहा है और ये मुहर्रमुल हराम के अंदर किया जा रहा है, जिसका मैंने पहले भी आपके भी एक प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी। तो ये एक इवेंट होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इजराइल और कोशिश करेगा कि इस इवेंट में रख ना डाले, अमेरिका नहीं करेगा, ये मुझे अंदाजा है, क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, फिर ये जंग रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। इसलिए इजराइल ये कोशिश करेगा, बहरहाल सिक्योरिटी लूप्स वहाँ लूप होल तो मौजूद हैं। आपको याद है इस्माइल हानिया की जो शहादत हुई थी वो दुनिया की सबसे टफेस्ट सिक्योरिटी के अंदर जो है ब्रीच हो गया था। तो ईरान के अंदर आपको भी मालूम है, हम भी जानते हैं कि उनके पास जो अंदर के घर के भेदी हैं वो तो लंका ढाते हैं और माजी में कई ऐसे मौके हैं जहां उनके घर के भेदियों ने प्रोग्राम खराब किया। तो अल्लाह खैर करे, बट इफ इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट, तो वो किरमान शहर मुझे याद आ गया, किरमान शहर के अंदर हुआ था जो कि इराक का बॉर्डर था। तो अगर को खुदा ना खास्ता किरमान शहर को रिपीट करने की कोशिश की जाती है तो देन आई एम सॉरी सर, देन इट इज गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंसेस आर गोइंग टू बी हॉरिफिक। इस्लामी आपको लगता है गल्फ ममालिक के लोग जाएंगे के सरकारी वफूद जाएंगे या गल्फ ममालिक के सरकारी वफूद नहीं जाएंगे? मुझे लगता है जी उनमें से सारे गल्फ के ममालिक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ के साथ तो मेरे ख्याल में अब काफ़ी दूरियां पैदा हो गई हैं, ख़ास तौर पे यूएई के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि गल्फ ममालिक के जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ज़ाहिर है अब चाहेगा कि वो एक्सेस करें तेहरान को थ्रू गल्फ कंट्रीज, जिस तरह से वो पाकिस्तान से भी कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन पाकिस्तान का तो एक अपना मौक़िफ़ है पहले दिन से मेरा ख्याल है, लेकिन गल्फ ममालिक को भी एक मौका चाहिए ना, बहाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले तो काफ़ी ईरान को आड़े हाथों लिया था और सपोर्ट तो नहीं की थी। काश कि वो उस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरह इतना ही कहते थे कि जो ईरान के ऊपर हमले हैं वो, सॉरी सऊदी अरब ने नहीं कहा था, तो ईरान के ऊपर जो ईरान ने हमले किए हैं गल्फ स्टेट्स के ऊपर वो बुरे किए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। पाकिस्तान ने भी ये कहा, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने ये कहा कि जो अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं वो भी गलत हैं। लेकिन गल्फ कंट्रीज ने ये बात नहीं की, जिससे जाहिर है एक तशनगी आ गई है। तो अब ये तो जाते जाते जाएगी। तो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक दैट द गल्फ कंट्रीज आर गोइंग टू अवेल दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी। लेकिन सूरत हाल तो हमने अब्दुल्ला साहब देखी है कि जो ईरान टेबल पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन अपने सख्त मौक़िफ़ के साथ। अगर सूरत हाल हमें लगता है कि हालात कशीदा होते हैं और जंग की तरफ फिर से हालात जाते हैं, तो फिर तो ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत है। जी बिल्कुल, देखें वो अगर टेबल पे बैठे में हैं तो फिर किसी वजह से बैठे हैं ना, वरना आप देखें ना कि एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री, एक बहुत ही कमजोर मुल्क, उसको दो न्यूक्लियर पावरें मिलके जो है वो मारें, तो 40 दिन की जंग लड़ें और उसके बाद वो खड़े रहें, तो कुछ तो है ना उस कौम में, ऐसे तो बात नहीं है। तो फिर दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल है कि इस सब के अंदर गल्फ के अंदर अगर लड़ाई हुई तो इस बार इतनी भयानक हो सकती है कि जिसका कोई शायद तस्वर ना कर सके। तीसरी चीज जो है, क्योंकि दुनिया फिर एक ऐसी तबाही की तरफ चली जाएगी जिसमें वो ना चाहते हुए भी तबाही का हिस्सा बन जाएगी। और जैसे वेनेजुएला का जलजला जो है उसमें बहुत अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन वो लुकमा अजल बन गए, अल्लाह माफी दे, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। दूसरी जानिब जो मैं बलूचिस्तान के ऊपर जरूर वो बात कर रहा था, देखिए सबसे जो अहम बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी लीडरशिप है वो अदम दिलचस्पी ले रही है। ये बिल्कुल एक रियलिटी है। मतलब जब भी मुजम्मिल साहब इज वेरी काइंड टू मी, आप लोग मुझसे आप इंटरव्यू पे बात करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि बलूचिस्तान का कोई सेनेटर, कोई एमएनए, एमपीए आपके प्रोग्राम में आने से क्यों कतराता है? क्या वजह है कि वो बलूचिस्तान के अंदर बीएलए को खुल के तनकीद का निशाना नहीं बनाता? क्या वजह है कि वो बीवाईसी के बयानिए को मुस्तरद करते हुए एक नया पाकिस्तान का जो नजरिया है, जो कि खास तौर पे पैगाम पाकिस्तान है, उसको लेके क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? क्या ये वजूहात है। ठीक, अगले किसी प्रोग्राम में करते हैं, आज वक्त की कमी है, अगले किसी प्रोग्राम में करते हैं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, ब्रेक लेने आए चूंकि हमें, बहुत शुक्रिया।